नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार चतुर्वेदी एक बार फिर से अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में हमने महाराज दुष्यंत द्वारा उनके रथ के आगे दौड़ रहे मृग के बड़ा ही स्वाभाविक और सुंदर वर्णन के साथ ही अपना वीडियो समाप्त किया था। अब वहीं से हमारे आज के इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं, हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की कथा को आगे बढ़ाते हैं। महाराज कह रहे हैं, तदेश कथम अनुपतत एव में प्रयत्न प्रेक्षणीय संवृत्त है। सारथी से कह रहे हैं कि जब हम इसके पीछे दौड़ रहे हैं, मृग के पीछे, कथम अनुपतत एव, बोला इसके पीछे दौड़ते हुए भी, कथम किस कारण से, मैं प्रयत्न प्रेक्षणीय ऐसा संवृत्त है, बोले ये जो है मृग है, ये बड़े प्रयत्न प्रेक्षणीय, बड़ी कठिनता से दिखलाई देने वाला ऐसा क्यों हो रहा है कि इतनी देर से इससे पीछा, रथ से पीछा करते हुए भी यह जो मृग है वह बड़ी कठिनता से दिखलाई देने वाला क्यों हो रहा है, यानी इतनी दूर क्यों चला गया है। सूत है, सारथी बोलता, आयुष्मान हे महाराज, उद्घाटनी भूमि रीति, यह भूमि जो है, यह रास्ता है ऊबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा है। इति मया रश्मि संयमनाद, इसलिए मेरे द्वारा रश्मि संयमनाद, रस्सियों को खींचने से, खींचकर या लगाम को खींच करके, रथस्य मंदीकृतो वेग, रथ का जो वेग है मंदीकृत है, धीमा कर दिया गया था, रथ के वेग को धीमा कर दिया गया था। तेन मृग एष विप्रकृष्टांतर है संवृत्त है, तेन इस कारण एष मृग, यह मृग विप्रकृष्टांतर है संवृत्त है, अति दूरवर्ती हो गया है, बहुत दूर चला गया है। कि महाराज हमारा जो ये रास्ता इस पे हम चल रहे हैं, बड़ा ऊबड़ खाबड़ रास्ता था, ऊबड़ खाबड़ ये भूमि थी, इस कारण घोड़ों की लगाम खींच करके मैंने रथ का वेग धीमा कर दिया था, इस कारण ये मृग जो है अति दूरवर्ती हो गया है, अत्यधिक दूर चला गया है। संप्रति समदेशवर्ती है, अब जो है समतल देश वर्तिन है, समतल देश में समतल रास्ते पर आए हुए ते आपके लिए न दूराशदो भविष्यति, ये दुष्प्राप्य नहीं होगा, कि मतलब अब हम समतल रास्ते पे आ गए हैं, तो अब मैं आपको जो है इसके पास ले जाऊंगा, जल्दी ही अपने आप, जल्दी ही हमारा रथ इसके पास में होगा, अब ये हमारे लिए दुष्प्राप्य नहीं होगा। राजा तेन ही मुच्चंताम अभिशव है, तब तो जल्दी ही आप मुच्चंताम अभिशव है, तो आप जो है अभिशव है मुच्चंताम, जो उसकी लगाम है उसको ढीला कीजिए। तो फिर लगाम को ढीला करो, तो आर्थिक आदेश दे रहे हैं, तेन ही मुच्चंताम अभिशव है, तो फिर आप जो है लगाम को ढीला कीजिए, रथ की घोड़ों की लगाम को ढीला कीजिए, छोड़िए। सूत है, यदाज्ञापयत्यायुष्मान, जैसी महाराज की आज्ञा, रथ वेगम निरूप्य, रथ की गति को देख करके, रथ की गति को दिखलाकर, महाराज को दिखला करके, आयुष्मान पश्य पश्य, महाराज देखिए देखिए, आयुष्मान देखिए देखिए, मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया, निष्कम्पचामरशिखा निवृतोर्ध्वकर्णा, आत्मोद्धतैरपि रजोभिरलङ्घनीया, धावन्त्यमी मृगजवा क्षमयेव रथ्या। महाराज को दिखाता हुआ सारथी कहता है, रश्मिषु मुक्तेषु निरायत पूर्वकायः, निष्कम्पचामरशिखः निवृत्तोर्ध्वकर्णः, आत्मोद्धतै अपि रजोभिरलङ्घनीयः, अमीरथ्या मृगजवाक्ष्मया इव धावन्ति। मुक्तेषु रश्मिषु, की घोड़ों की लगाम को ढीला करने पर, छोड़ने पर, निरायत पूर्वकायः, जिनकी पूर्व काया, आगे की काया बड़ी हो गई है, लंबी चौड़ी हो गई है, अर्थात जब घोड़ों की लगाम खींची जाती है तो उनका आगे का शरीर का हिस्सा पीछे की ओर खींचा जाता है, ताकि उनकी शरीर सिकुड़ा हुआ लगता है, लेकिन जैसे ही उनके लगाम को ढीला छोड़ा जाता है तो आगे का शरीर वापस अपनी पूर्व अवस्था में आता है और बड़ा चौड़ा सा दिखाई देने लगता है। तो यहाँ भी ये कह रहा है कि रश्मिषु मुक्तेषु, लगाम को ढीला छोड़ने पर, निरायत पूर्वकायः, वो जिन घोड़ों के आगे के शरीर
बड़े ही जो लंबे चौड़े हो गए हैं, लंबे चौड़े हो गए हैं। निष्कंप चामर शिखा, और जिनके चामर शिखा, चामर जो उनकी कलंगी है, उनके मस्तक पे घोड़ों पे जो चोटियां लगाई जाती है, उनकी शिखा, उनका जो अग्रभाग है वो निष्कंप, एकदम निष्कंपन हो गया है, बिल्कुल वो हिल नहीं रहा है, इतना वेग हो गया कि उनकी शिखा एकदम सीधी हो गई है। और वेग के कारण निवृतोर्ध्व करना, जिन घोड़ों के दोनों कान एकदम सीधे खड़े और निष्कंप हो गए हैं, और आत्मोद्धतई अपि, और खुद के पैरों से या खुरों से उड़ाई हुई भी, रजो भी, धूल के द्वारा भी, अलंघनीय, उनके पैरों से उड़ाई गई धूल के द्वारा भी जो अलंघनीय, स्पष्ट नहीं हो रहे हैं, जो धूमिल नहीं हो रहे हैं, ऐसे अमीरथ्या, ये रथ के घोड़े, मृग जवाक्षमया, मृग के वेग को सहन न करने के कारण, या मृग के वेग से प्रतिस्पर्धा के कारण, इव धावंती, जैसे तेज दौड़ रहे हैं। यहाँ पे भाव ये है कि जो घोड़े हैं उनकी लगाम को ढीला छोड़ते ही उनका जो आगे का शरीर है बड़ा लंबा चौड़ा हो गया है, ऐसे वो घोड़े, और जिनके मस्तक पर जो चामर कलंगी लगी गई है, चोटियां, उस कलंगी और चोटियों की जो शिखाएं हैं वो वेग के कारण निष्कंप हो गई है, ऐसे घोड़े। और निवृतोर्ध्व करना, ऐसे घोड़े जिनके दोनों कर्ण एकदम निष्कंप और सीधे खड़े हो गए हैं वेग से। आत्मोद्धतैरपि, और जो घोड़े जिनके खुरों से जो धूल उड़ रही है, वो धूल भी, रजो भी रलंगनिया, उन घोड़ों के जो है शरीर को स्पष्ट स्पर्श नहीं कर पा रही है, उनको धूमिल नहीं कर पा रही है, अर्थात जैसे ही घोड़ों की जो खुरों से धूल उड़ती है और वो हवा में आती है, उससे पहले ही वो घोड़े धूल से आगे निकल जाते हैं। ऐसी जो ये घोड़े हैं अमीर, अच्छा ये रथ के जो घोड़े हैं, मृग जवाक्षमया, ये मृग के जो वेग है उसको सहन न करने के कारण, या उससे जलन करते हुए, ईर्ष्या करते हुए, प्रतिस्पर्धा करते हुए, इव धावंती, मानो दौड़ रहे हैं, इतनी तेज जो है रथ की गति हो गई है, रथ के घोड़े इतनी गति से दौड़ रहे हैं। अनुवाद देखते हैं। अनुवाद, घोड़ों की लगाम के ढीली कर देने पर पूर्णतया विस्तृत शरीर के अग्रभाग वाले, मस्तक पर बंधी चोटियों के निष्कंप अग्रभाग वाले, निश्चल एवं खड़े कानों वाले, तथा अपने द्वारा उड़ाई गई धूलियों से स्पृष्ट न होने वाले यह रथ के घोड़े मानो मृग के वेग को सहन न करने से इतने वेग से दौड़ रहे हैं। छंद, वसंत तिल का छंद है इसके अंदर, इसका के लक्षण है, उक्ता वसंत तिल का तब जा जगौग, अर्थात जिस छंद के अंदर 14 वर्ण होते हैं, प्रत्येक पद्य के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं, और गणों का क्रम जो है तगण, भगण, जगण, जगण और 2 गुरु होते हैं। इस प्रकार 14 वर्ण और गणों से युक्त छंद जो है वसंत तिल का छंद कहलाता है। यहाँ भी जो है रथ के घोड़ों का बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन करने के कारण स्वभावोक्ति अलंकार है। आगे देखते हैं, राजा बोलते हैं, सत्यम अतीत्य हरितो हरिश्च वर्तन्ते वाजिनः, वास्तव में ये जो घोड़े हैं वो सूर्य और इंद्र के घोड़ों का भी अतिक्रमण कर रहे हैं, अर्थात उनसे भी तेज दौड़ रहे हैं। राजा बोल रहे हैं, यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद्विपुलताम्, यदर्थे विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव तत्, प्रकृत्या यद्वक्रं तदपि समरेखं नयनयोर्न मे दूरे किंचित् क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात्। राजा दुष्यंत बोलते हैं सारथी से, रथ जवात यत् आलोके सूक्ष्मं तत् सहसा विपुलतां व्रजति, यत् अर्धे विच्छिन्नं तत् कृत्सन्धानम् इव भवति, यत् प्रकृत्या वक्रं तदपि नयनयोः समरेखं भवति, किंचित् मे क्षणमपि न दूरे न पार्श्वे तिष्ठति। अर्थात रथ जवात, रथ के वेग के कारण, यत् आलोके, जो देखने में, सूक्ष्मम, बड़ी छोटी दिखाई देती है, तद
वही वस्तु सहसा अचानक विपुलताम व्रजति, विशालता को प्राप्त हो जाती है। अर्थात बड़ी दूर से जो छोटी दिखती है, परंतु अचानक ही रथ उस वस्तु के पास बड़ी गति से जाता है तो वही चीज बड़ी दिखाई देने लग जाती है। यत अर्धे विच्छिन्नम तत्कृष्णानम, यत जो बीच में से विच्छिन्न टूटी हुई है, अर्थात मार्ग के दोनों ओर जो वृक्ष की कतार है, जिनमें बीच बीच में जो है गैप है, उनमें जो विच्छिन्न टूटी हुई सी वो कतार है, मार्ग में टूटी हुई सड़क हो, अर्धे विच्छिन्नम जो बीच में से टूटी है, तत्कृष्णानम भवती, वह भी जुड़ी हुई सी लगती है, एकदम जुड़ी हुई सी लगती है, दिखाई देती है। यद प्रकृत्या वक्रम वक्रम, जो स्वभाव से ही टेढ़ी है, जो प्रकृति से ही टेढ़ी है, वह वस्तुएं भी तदय नयनयोः समरेखम भवति, नेत्रों के सामने सीधी दिखाई दे रही है, सीधी सी दिखाई दे रही है, सीधी हो जाती है। किंचित अपि, कुछ भी, मेरे लिए क्षणम अपि, क्षण भर के लिए भी, न दूरे, न तो दूर है, न पार से और न ही पास रहती है। मतलब कुछ भी वस्तु मेरे लिए क्षण भर भी दूर नहीं होती है, न पास होती है। अर्थात कोई चीज जो दूर है वो क्षण भर में ही पास में आती है, और जो पास में है वही अगले क्षण मुझसे दूर चली जाती है। अर्थात इतनी जो है रथ की गति है कि जो चीज छोटी है अचानक बड़ी हो जाती है, जो बीच में से विच्छिन्न है वो एकदम जुड़ी हुई सी लगती है, और जो प्रकृति से ही टेढ़ी मेढ़ी है वह भी जो है वस्तु सीधी दिखाई देती है। और कुछ भी क्षण भर के लिए भी ना तो दूर होता है मुझसे और ना मेरे से कोई पास में होता है। अर्थात जो दूर है वो क्षण भर में पास में आ जाता है, और जो पास है वो अगले क्षण मुझसे दूर हो जाता है। अनुवाद देखते हैं। रथ के वेग के कारण पहले दूर से जो वस्तु छोटी सी दिखलाई पड़ती है, वह अचानक समीप आने पर विशालता को प्राप्त हो जाती है। जो वस्तु बीच से कटी हुई सी प्रतीत होती है, वह जोड़ दी गई सी हो जाती है। और जो वस्तु स्वभाव से टेढ़ी होती है, वह भी आंखों के लिए सीधी सी हो जाती है। क्षण भर भी कोई वस्तु न मुझसे दूर ही और न पास ही ठहरती है। छंद की बात करें तो प्रस्तुत पद्य में शिखरिणी छंद है, जिसका की लक्षण है रसैरुद्रैश्चिन्ना यमन शभलाग शिखरिणी। 17 वर्णों का ये छंद होता है, प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, और रस यानी षड रस यानी 6 वर्णों पे, रुद्र मतलब एकादश रुद्र यानी 11 वर्णों पे 6 और 11 वर्णों पे यति होती है। गणों का क्रम जो है यगण मगण नगण शगण भगण लघु और गुरु, यह गणों का क्रम होता है, वह शिखरणी छंद कहलाता है। अलंकार की बात करें तो प्रस्तुत पद्य में जो रथ की गति से मार्ग का जो बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन किया गया है, जो वह स्वभावोक्ति अलंकार है, और जो कुछ वस्तुएं क्षण भर के लिए जो दूर होती है वो पास में आती है, पास की चीजें दूर होती है, जो छोटी है विशाल हो जाती है, विशाल छोटी हो जाती है, अतः विरोधाभास अलंकार भी यहाँ पर है। तो आज का हमारा विज्ञान शाकुंतलम का जो क्रम है नाटक का, वो आज की वीडियो का यही हम समाप्त करते हैं। आगे हमारा जो अध्ययन क्रम यूं ही चलता रहेगा, आगे क्रमबद्धता से हम इस नाटक को पूरा पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी के लिए धन्यवाद।